हेलो स्टूडेंट, आज से हम ब्रिलियंट के जो गेस्ट पेपर है बोर्ड वाला उसका सॉल्यूशंस करेंगे। और यह बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर का और टारगेट के गेस्ट पेपर का सॉल्यूशंस बताइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आज से हम सॉल्यूशंस करेंगे, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। और यह वीडियो खास करके हमने आपके लिए ही बनाया है और आप लोगों के डिमांड पे बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन से है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये करंट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड है। किरचॉफ्स का जंक्शन रूल, तो जंक्शन रूल का मतलब पॉइंट रूल बोलते हैं ना, बताए थे आपको। और साथ ही साथ इसको करंट रूल भी बोलते हैं। तो यह किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है? तो यह क्या होगा इसका? चार्ज कंजर्वेशन। कहां पे है? बी नंबर में। तो बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। कह रहा है कि किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स का लूप रूल जो है वह किस पे बेस्ड है? तो यह एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो इसका सी क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। देखिए यहाँ पर रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है, तो यह किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सा दिया हुआ है। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। The equivalent resistance of a resistor in parallel combinations। कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पे पढ़िए, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन सेम और नॉन ऑफ दीज। बच्चों पैरेलल में रेजिस्टेंस को जरूरत है ना, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। तो बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर। ओम्स लॉ इज वैलिड when the temperature of conductor is। ओम्स लॉ किस पे वैल्यू होता है? जब टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट हो। ओके, तो कहां लिखा हुआ है ऐसा? कांस्टेंट। डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। देखिए नॉन ओमिक जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है बच्चों? डायोड होता है। मतलब कि जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है ना, उसको बोलते हैं नॉन ओमिक। और ऊपर में जितना लिखा है सब क्या है? ओमिक है। तो हमारा यहाँ पे डी आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देखिए एक बड़ा सा वायर है और इसको कहा है कि 10 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर मान लो कि पहले इसका रेजिस्टेंस आर है, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? आर बटे 10 हो जाता है। तो क्या पूछा हुआ है? दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको उठा करके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे जो होगा ना, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे ऐसे। अब 10 पार्ट को हम क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यह बच्चों आर बटा 10 हो जाएगा, ये वाला भी आर बटा 10। इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको याद है कि जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो वह इस सब का क्या होता है? मतलब कि जितना होगा ना ये वाला पार्ट से, उतना अब बट्टे में कितना हो जाता है उसका नंबर। तो यहाँ पे देखो ये आर बट्टा 10 पहले से है, अब बट्टा 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना चलाएगा? आर अब बट्टा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ओके, तो आर बट्टा 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.0 ऐसे 1 और इतना। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है ए नंबर में। तो ए क्या होगा अपना? सही आंसर होगा। अरे बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे नहीं वाला, तो पैरेलल का यह फॉर्मूला होता है ऐसे R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो उसी से हमने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है। ठीक है, आप करके देखना, यही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन द कंडक्टर। किसी कंडक्टर में कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट को डिटरमाइन करता है? तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11।
if rho equal to conductivity, sorry, sigma equal to conductivity and rho equal to resistivity, which relations is correct? करेक्ट। देखो रेसिस्टिविटी में और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, तो बच्चों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनवर्सली होता है। रो क्या होता है, सॉरी सिग्मा क्या होता है, 1/रो के बराबर होता है। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ए क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। व्हिच रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो आपको याद है ना कि आर जो था ना वो इक्वल टू रो यहाँ पे एल बट्टा ए के बराबर होता है। आर को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, या लेंथ होता है और यह एरिया होता है। कहाँ दिया हुआ है, ऐसा देख लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है ए नंबर में। तो ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और हाँ बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा है कि नहीं, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इफ रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी एंड टाउ इक्वल टू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन देन व्हिच रिलेशन इज करेक्ट। बच्चों याद रखना कि रेसिस्टिविटी होता है ना वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाउ होता है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, घटने लगता है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर आंसर सही है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 14 में कह रहा है आपसे कि इफ जे इक्वल टू करंट डेंसिटी, या क्या है बच्चों, करंट डेंसिटी दिया हुआ है, रो इक्वल टू कंडक्टिविटी और ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विच रिलेशन इज ट्रू, इसमें कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो बच्चों याद रखना जे इक्वल टू जो होता है ना यह कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है, बी नंबर में लिखा हुआ ना, तो बी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 15। Which type of material used for potentiometer wire। देखिए पोटेंशियोमीटर वायर के रूप में किस तरह के मटेरियल का यूज करते हैं। तो बच्चों इसमें हम किसका यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटिन का भी यूज करते हैं और मैग्नीन का भी यूज करते हैं। तो सी नंबर में लिखा हुआ है ना कि ए एंड बी, तो सी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए 16 नंबर कर रहा है कि E1 और E2 आर द EMF ऑफ टू सेल, मतलब कि E1 E2 क्या है, दो अलग अलग सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। देन रेशियो ऑफ E1 एंड E2 इन टर्म ऑफ बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू। याद रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रीडिंग के होता है या रीडिंग होता है। L1 L2 क्या है, यहाँ पे रीडिंग है। तो हम कह सकते हैं ऐसे, अगर यहाँ पे L1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E1, और ऐसे ही यहाँ पे अगर E2 लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, L2 के। और दोनों का रेशियो निकालिएगा ना, ये चलाएगा E1 बट्टा कितना, E2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा L1 बट्टा L2। तो देखिए L1 बट्टा L2 कहाँ पे लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है। तो ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए 17। पूछा है कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है। तो याद रखना पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा ना, अगर ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस में dv अपॉन कितना होता है, dr। तो देखो पोटेंशियल में क्या करना है, डिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ ए नंबर में भी लिखा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस बटा एरिया तो ये तो होगा नहीं, और बोथ ए एंड बी नहीं। ए नंबर क्या है बच्चों, सही आंसर है। लेंथ मतलब यहाँ पे आर का मतलब डिस्टेंस होता है या लेंथ होता है, तो वही हो जाएगा। तो ए हमारा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। यानी कह रहा है आपसे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड्स है वह अदर मेथड से ज्यादा एक्यूरेट है, ऐसा क्यों। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होता है, इट इज नल मेथड्स। ठीक है, यह एक नल मेथड्स है। नल का मतलब होता है बच्चों जीरो बैलेंस, ठीक है, इसलिए यह ज्यादा क्या होता है बच्चों, एक्यूरेट होता है, याद रखिएगा। तो इसका ए सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस द करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। देखिए पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहा है, ठीक है, तो पहले याद रखना कि यह सीरीज होता है और सीरीज में करंट का मान क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो कहाँ लिखा हुआ है, सेम, ए नंबर में लिखा हुआ है ना, तो ए अपना क्या है, सही आंसर है। और भी पढ़ लीजिए, वोल्टेज टू द वोल्टेज तो सेम नहीं होगा,
नाइदर करंट नॉर इन्वॉल्व सेम, ये भी गलत है, और बोथ करंट एंड वोल्टेज थ्रू द रेजिस्टेंस आर सेम, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा ए नंबर क्या है, सही आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। लिखा हुआ है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल, अगर एन सेल पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा, मोर वोल्टेज, मोर इलेक्ट्रिक करंट, लेस वोल्टेज और लेस इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों सबसे पहले आप याद रखना कि अगर यह पैरेलल में जुड़ा होगा तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें कहीं पे तो सेम लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ ना, तो हम करंट को अब चेक करते हैं। तो करंट का वैल्यू इसमें क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है। अब कहिएगा सर इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि इसमें इंटरनल जो रेसिस्टेंस होगा, देखो अगर ऐसे सेल जुड़ा हुआ है ना, ऐसे पैरेलल में जुड़ा हुआ है सभी सेल इस तरह से, तो इसका भी अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इसका जब पैरेलल में रेसिस्टेंस जुड़ा होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो R/N आता है। सबका अगर बराबर मान ले तो यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, कम हो गया ना। तो रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि मोर करंट इलेक्ट्रिक करंट, या बी नंबर क्या होगा अपना, सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। लिखा है कि 6.4 एम्पियर करंट इज हाउसिंग इन अ कंडक्टर, मतलब कि एक कंडक्टर है बच्चों ऐसा, और इसमें से क्या है कि 6.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है 6.4 एम्पियर। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउसिंग पर सेकेंड, आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है पर सेकेंड, यह वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों हमें याद है कि I इक्वल टू Q/T होता है, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, NE/, यहां से क्या हो जाएगा T। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, N/T निकालना है ना। तो यहां से N/T, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो कितना चलाएगा, यहाँ पे देखिए I/E हो जाएगा। E इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, यह कितना है बच्चों, 6.4 है अबट्टा, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 होता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे चलाएगा N/T इक्वल टू, देखो ये 4 इंटू 10⁻19 आएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है, तो ए अपना सही आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है बच्चों कि which of the following is the applied form of व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाइड फॉर्म कौन सा है, तो बच्चों याद रखना मीटर ब्रिज। क्या है बच्चों, मीटर ब्रिज। तो सी अपना सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन। देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, तो बच्चों ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, लेंथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, मास पे तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल डी नंबर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा, क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होता है, इसलिए डी अपना सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। लिखा हुआ कि 2 वायर A एंड B आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। देखिए 2 वायर है और दोनों क्या है बच्चों, सेम मटेरियल से बना हुआ है। एक का रेसिस्टिविटी ρ1 है, तो इसका भी कितना होगा बच्चों, ρ2, लेकिन दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि सेम मटेरियल है तो दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर मान लो कि इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L1 बराबर कितना है, L2 है। पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैविंग सेम लेंथ इफ डायमीटर ऑफ A इज डबल द डायमीटर ऑफ B। यह वाला मेटल A है और यह B है, तो कहा है कि इसका जो डायमीटर है ना वह दूसरे का कितना है बच्चों, डबल है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, D2। तो आपसे पूछा गया है कि R1/R2 का रेशियो बताइए कितना होगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो ये होता है बच्चों R1 यहाँ से R2 इक्वल टू यहाँ पे ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे एरिया होता है
A2 अब बट्टा यहाँ से A1। अब इस वाला केस में देखो तो रो 1 और रो 2 आपस में बराबर था ना, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। लेंथ भी आपस में बराबर था तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से R1 अब बट्टा R2 इक्वल टू चला आएगा यहाँ से A2 बट्टा A1। अच्छा एरिया क्या होता है, आपको याद होगा कि एरिया इक्वल टू कितना होता है, ऐसे पाई अब बट्टा 4i इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर के क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से चला आएगा R1 अब बट्टा यहाँ से R2 इक्वल टू ये आएगा वैल्यू D2 अब बट्टा D1 का स्क्वायर हो जाएगा। कट जाएगा ना 4 पाई से 4 पाई तो इतना बचेगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D2 जो है ना 2 इंटू D1 है, मतलब ये R1 अब बट्टा R2 इक्वल टू D2 अब बट्टा D1 के जगह पे 2 इंटू D2 लिखेंगे इसका स्क्वायर, और D2 से D2 मर गया तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू देखो R1 अब बट्टा हो जाएगा R2 इक्वल टू या 1 बट्टा 4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि R1 जो होगा ना 1 बट्टा 4 इंटू R2 हो जाएगा। यानी पहले वाले वायर का या मेटल का रेसिस्टेंस 1/4 होगा R2 के कंपेयर में। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इसका ऑप्शंस। ऐसा लिखा हुआ है डी नंबर में 1/4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा डी हमारा सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो बच्चों याद रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बच्चों, पोटेंशियल ही तो है। तो जो यूनिट पोटेंशियल का होगा वही यूनिट इसका भी होगा। और पोटेंशियल का यूनिट आप लोगों को याद है वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। तो कहाँ लिखा हुआ ऐसा देख लीजिए यहाँ पे सी नंबर में, तो सी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, लिखा है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है। तो बच्चों याद रखना 1 एम्पियर 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड के बराबर होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 27 नंबर। और हाँ बच्चों यह जो क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और अगले वाले पार्ट्स में 28 नंबर से क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट देख लेते हैं इसको। लिखा है बच्चों कि द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। आपसे कहा है कि कार्बन रेसिस्टेंस में जो रेड होता है वह किस नंबर को शो करता है, किस कलर को शो करता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 2, यानी 2 जो कलर है ना यह क्या करता है रेड को शो करता है, इसलिए सी इसका सही आंसर होगा। इसके लिए हमने आपको एक कंसेप्ट भी बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को देख लीजिए। करंट चैप्टर में हमने इसको डिटेल्स बताया था कि बीबी रॉय हैज वेरी गुड वाइफ करके एक कंसेप्ट आपको बताया था, वहां से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ओके, और हाँ बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।